नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, जो विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की जो चुनावी बेला है वो अपने चरम पर पहुंचने लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी अपनी पार्टी और गठबंधन का मोर्चा संभाल लिया है। दोनों ही नेता एक ही दिन महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंच गए और प्रदेश की सियासी फिजा को बदल दिया। वैसे तो पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों अलग अलग जिलों में मौजूद थे, लेकिन दोनों के ही एजेंडे में एक ही समीकरण था। आखिर वो समीकरण क्या है और आखिर कैसे राहुल गांधी और पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के चुनाव का पूरा एजेंडा सेट कर दिया है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हरे 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 ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं। उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। शिवलाल महाराज जी नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। महाराष्ट्र का चुनावी माहौल टाइट, मोदी वर्सेस राहुल में डायरेक्ट फाइट। एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुका है। दोनों ही गठबंधन का सबसे बड़ा नेता अपने अपने गुट की कमान संभाले हुए। महायुति की ओर से जहां खुद पीएम मोदी मैदान में उतर गए, तो वहीं महाविकास अघाड़ी की ड्राइविंग सीट की जिम्मेदारी राहुल गांधी अपने कंधों पर ले चुके हैं। दोनों ही नेता एक ही दिन महाराष्ट्र के दौरे पर जाकर पूरे प्रदेश की सियासी फिजा बदल चुके हैं। पीएम मोदी जहां विदर्भ के वाशिम इलाके में पहुंचकर बीजेपी और महायुति के लिए रणनीति सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी वेस्टर्न महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की जमीन मजबूत करने के प्रयास करते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करने के साथ ही वाशिम में 23,300 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की, तो वहीं राहुल गांधी कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने के बाद संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। दोनों ही नेता महाराष्ट्र के भले अलग अलग जोन में हो, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। यही दोनों जोन यानी कि विदर्भ और वेस्टर्न महाराष्ट्र पूरे राज्य की सियासत की दशा और दिशा तय करते हैं। पिछले चुनाव के नतीजे ये साफ तौर पर बताते हैं कि इन दोनों जोनों में जो पार्टी या गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करती है, वही महाराष्ट्र की सियासत पर राज करती है। आपको विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र का पूरा सियासी गणित बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कैसे अब की बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की ओर से अपना चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, और किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाराष्ट्र की जनता के सामने बीजेपी और महायुति के इरादे जाहिर कर दिए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे। अपने इस दौरे पर सबसे पहले राहुल गांधी ने कोल्हापुर के कस्बा बावरा के भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा
जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी भी शनिवार को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करने के लिए वाशिम जिले को चुना था। इसके जरिए 9.4 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की किश्त जारी की गई। पीएम मोदी ने यहां करीब 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कोल्हापुर में शिवाजी महाराज के बहाने संविधान का जो मुद्दा उठाया उसे आरक्षण तक लेकर गए। उन्होंने कहा कि आरक्षण की 50% जो सीमा है उसे हटाना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वाशिम में कहा कि बीजेपी अपनी नीतियों के जरिए वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती। फाउंडेशन यही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लड़ाई इसकी है, स्ट्रैटेजी ये है। मगर आगे क्या करना है? अगर हम कहें कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, तो फिर अगला पूछेगा भाई हाँ ठीक है, मगर कैसे? एक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की? तो 2-3 सिंपल से एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, रिजर्वेशन की जो दीवार है 50% वाली, इसको तोड़कर हटाने का। क्योंकि आबादी 90% है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को, उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। राहुल गांधी ने सिर्फ संविधान बल्कि जातीय जनगणना के मुद्दे को भी लोकसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अपने कोर एजेंडे में रखा। राहुल गांधी ने कहा है कि हम जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हम कह रहे हैं कि केंद्र में जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जातीय जनगणना करके दिखाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए समय एक होने का है, क्योंकि हमारी एकता ही देश को बचाएगी। 2 चीजें तो बिल्कुल साफ है और मैंने पार्लियामेंट में कह दी है, और वो शुरुआत है। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। और दूसरा स्टेप, जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना, कि यह पता लगाना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। आज कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूं 50% है, मगर लीगली कोई नहीं जानता। जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं, हम सिर्फ कास्ट सेंसस की बात नहीं करते हैं, हम इसमें 2 और चीजें जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले किसकी कितनी आबादी, दूसरा इन अलग अलग वर्गों का हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में कितनी पकड़ है।
इनके हाथ में कितना धन है, दलितों के हाथ में कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, पिछड़ों के हाथ में कितना धन है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा, इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है, हमारी एकता ही देश को बचाएगी। चुनाव महाराष्ट्र का है, बाकी राज्यों की तरह ही महाराष्ट्र के चुनाव में भी जाति अहम रोल निभाती, खासकर दलित और पिछड़े समाज के वोटर। लिहाजा राहुल गांधी ने कोल्हापुर में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन के जरिए दलित और पिछड़े समाज का जिक्र कर उन्हें साधने की कोशिश की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बंजारा के बहाने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। मैंने स्कूल में ना दलितों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना दलितों की हिस्ट्री पढ़ी, ना पिछड़ों की हिस्ट्री पढ़ी, और आज तो उल्टा हो रहा है। आज वो थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको भी मिटाया जा रहा है, और हिस्ट्री के बिना, अपनी स्पेस को पहचाने बिना, अपनी लोकेशन को समझे बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे, और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। बुल्ढाना और यवतमाल जिले से सटा हुआ वाशिम जिला विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र में स्थित। वाशिम के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने किसानों के लिए सम्मान निधि जारी करने के साथ ही वाशिम में ही बंजारा विरासत म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बंजारा समाज के संत रामराव महाराज ने पोहरा देवी गांव में जगदम्बा माता मंदिर भक्तिधाम की स्थापना की थी। लिहाजा पीएम मोदी इस दौरान पोहरा देवी के जगदम्बा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते भी दिखे। इस जगह को बंजारा समुदाय की काशी भी कहा जाता है। देश भर से बड़ी तादाद में बंजारा समाज के लोग पोहरा देवी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। सियासी तौर पर भी इस मंदिर की अपनी खास पहचान है। बीते साल यानी 2023 के जुलाई में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल किए गए तो उसके बाद वो अपने पहले विदर्भ दौरे के दौरान पोहरा देवी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। पोहरा देवी के दर्शन करने के बाद उद्धव ठाकरे ने कसम खाकर अपनी वो बात दोहराई थी जिसमें वो बीजेपी नेता अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा था कि 2019 के चुनाव से पहले अमित शाह ने उनसे सीएम पद 2.5 साल के लिए शिवसेना को देने की बात कही थी। अब उसी पोहरा देवी मंदिर में जाकर पीएम मोदी ने भी पूजा अर्चना की। अब इसी जगह से पीएम मोदी ने बंजारा समाज के इतिहास का जिक्र कर इस समुदाय की जमकर तारीफ की। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। हमारे बंजारा समाज ने भारत के सामाजिक जीवन में, भारत की निर्माण यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कला, संस्कृति, आध्यात्म, राष्ट्र रक्षा, व्यापार, हर क्षेत्र में इस समाज के महापुरुषों ने, महान विभूतियों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। राजा लखी शाह बंजारा, उन्होंने विदेशी शासकों के कितने अत्याचार सहे,
उन्होंने समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत सेवालाल महाराज, स्वामी हाथीराम जी, संत ईश्वर सिंह बापू जी, संत डॉक्टर रामराव बापू महाराज, संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी, हमारे बंजारा समाज ने ऐसे कितने ही संत दिए जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को असीम ऊर्जा दी। साफ है, पीएम मोदी ने बंजारा समुदाय को साधने की पूरी कोशिश की है। दरअसल वोट के लिहाज से महाराष्ट्र की राजनीति में बंजारा समाज की अहम भूमिका मानी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बंजारों की संख्या प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 6% है, जबकि प्रदेश में ओवरऑल आदिवासियों की आबादी तकरीबन 9% के करीब। बंजारा समाज एक खानाबदोश जनजाति है जिनकी संख्या राज्य में 1 करोड़ से भी ज्यादा है। मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में इनका अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर बात करें प्रदेश की तो पूरे प्रदेश में करीब 25 सीटें आदिवासी समाज के लिए रिजर्व रखी गई है और इनमें से करीब 8 से 10 सीटों पर बंजारा समाज का अच्छा खासा प्रभाव है। चूंकि पिछले चुनाव में देखा गया है कि कुणबी और दलित समुदाय के वोट बैंक बीजेपी से अच्छी खासी मात्रा में छिटक गए हैं, इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुणबी और दलित समाज के कम हुए वोटों की भरपाई बंजारा समाज से की जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बंजारा समाज के लोग बीजेपी से कितना जुड़ पाते हैं और दलित पिछड़ा समाज से जुड़े कितने वोटर किस दल के पक्ष में अपना वोट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रदेश में जातियों को साधने की हर संभव कोशिश जरूर शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी जिस कोल्हापुर के दौरे पर गए थे वो महाराष्ट्र के वेस्टर्न जोन में आता है। महाराष्ट्र का ये जोन सियासी तौर पर अपने आप में खास और काफी अहमियत रखता है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, हर चुनाव में ये जोन अपनी खास भूमिका निभाता है। कहा यह भी जाता है कि इस जोन को साधे बिना किसी की भी सरकार नहीं बन सकती। आखिर इस जोन के समीकरण क्या है और आखिर राहुल गांधी क्यों इस जोन पर खास फोकस कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वेस्टर्न महाराष्ट्र का एक ऐसा जोन है जिसकी प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि यही जोन डिसाइड करता है कि महाराष्ट्र का किंग कौन बनेगा। पश्चिमी महाराष्ट्र में कुल 6 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा के 48 में से 11 और विधानसभा की 288 में से 70 सीटें आती हैं। पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा, सांगली और कोल्हापुर वेस्टर्न महाराष्ट्र के ये 6 जिले हैं। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को इस जोन में शानदार सफलता मिली थी। चुनाव नतीजों के मुताबिक वेस्टर्न महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों में से इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस को इस बार 2 सीट मिली, जबकि पिछली बार एक भी सीट नहीं थी। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट को 4 सीटें मिली। इनके पास इससे पहले इस जोन में 3 सीटें हुआ करती थी। हालांकि शिवसेना यूबीटी का इस बार खाता नहीं खोल पाया था। इधर एनडीए में शामिल बीजेपी को महज 2 सीटें मिली, जबकि पिछली बार बीजेपी के पास इस जोन में 5 सीटें थी। वहीं सीएम शिंदे की शिवसेना 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इनके पास यानी अविभाजित शिवसेना को इस जोन में इससे पहले 3 सीटें मिली थी।